Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अभी विद इन 1 मिनट। अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लास 11। गुड मॉर्निंग। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आपको कहा था कि उन 2 क्वेश्चंस को करना है, तो आज उस को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। पिछले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिए थे वो आप इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। एक और क्वेश्चन और फिर वही अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को हमें कहा गया है, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आपके सामने है। फर्स्ट एंट्री हम लेते हैं। ए एंट्री हमें कहती है कि उदित ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो लिख लीजिए स्टार्टेड बिजनेस। अब क्योंकि यहाँ 2 चीजों से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन को लेने का जो पर्पस था वो यही था कि यहाँ पर अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, कि वो क्वेश्चन है जिसमें कैश प्लस गुड्स 2 चीजें वो बिजनेस में ला रहा है। तो दोनों ही एसेट है मेरी, दोनों को मैं एसेट साइड में शो कर दूंगा अमाउंट। और क्योंकि ये दोनों ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। तो कैपिटल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बी एंट्री, जिसके बाद हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, वो हमें कहती है कि बिल्डिंग परचेज की। देखिए वर्ड बिल्डिंग समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि क्या वो गुड्स है या वो एक एसेट है। तो बिल्डिंग को परचेज करना, हमने रीसेल करने के लिए उसको परचेज नहीं किया है, दैट्स मीन्स वो हमारी एसेट है। एसेट है तो आप एक एसेट में कॉलम बना दीजिए बिल्डिंग का। आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एसेट है या गुड्स है। तो बिल्डिंग का हम कॉलम बनाएंगे, एक एसेट के रूप में हमारे पास बिल्डिंग आ रही है। और क्योंकि लिखा है फॉर कैश, आपने उसको परचेज किया है, तो आप जो 2 लाख रुपीस हैं वो कैश में से माइनस कर देंगे। जहां बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, चाहे वो लायबिलिटी में कैपिटल हो, गुड्स हो, उन पर आप डैश लगाएंगे और अपनी न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो न्यू इक्वेशन बनती है 3 लाख यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर और 2 लाख यहाँ पर। टोटल अभी देखें आप, तो क्योंकि इक्वेशन है तो ये इक्वल आनी चाहिए। देखें तो हम अभी भी टोटल जो है 6 लाख ही है। तो हमारी सेकंड एंट्री का काम पूरा हुआ। अब हम थर्ड पर चलते हैं, मतलब कि सी पर चलते हैं। न्यू इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, अब हम सी पर चल रहे हैं। सी है परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। हमने क्या किया, गुड्स खरीदी हैं और हिमानी से खरीदी हैं।
अब इतना लिखकर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो रहा है तो जब नाम पर साइलेंट हो, ठीक है, और ये ना बताया हो कैश में या क्रेडिट में, तो फिर जब हिमानी नाम पर लिखकर साइलेंट होगा तो हमें उसको क्रेडिट मानना है। तो एक तो ये समझना जरूरी है मान ले कि वो पैसा अभी तक मैंने नहीं दिया, अब नहीं दिया तो वो देना है, ठीक है, तो एक लायबिलिटी बन जाएगी, यहां पर लायबिलिटी का कॉलम बनाएंगे हम, और उस लायबिलिटी के कॉलम में हम जितने की गुड्स हैं 50 वो शो कर देंगे। अब क्योंकि बार बार हम एक ही वर्ड बोल रहे हैं गुड्स, गुड्स ऑलरेडी मैं बना चुका हूं उसका एक, जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, वहां पर भी प्लस कर देंगे क्योंकि वो गुड्स आपके पास अभी आई हैं, ठीक है, तो उस तरफ भी प्लस 50, इस तरफ भी प्लस 50, इस बेस पर हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, जो 3 लाख 150 और 2 लाख और वहां पर 6 लाख प्लस 50 650। अब दोनों साइड का टोटल आप देखते रहिए तो आपको देखिएगा कि वो इक्वल है, अगर इक्वल ना हो तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो चुका है, तो हर एंट्री के बाद आप टोटल जरूर चेक करेंगे। अब हम चलते हैं सोल्ड गुड्स के ऊपर, सोल्ड गुड्स टू आशु। अब यहां पर भी नाम पर साइलेंट हुआ है सबसे पहले तो, ठीक है, नाम पर साइलेंट हुआ है तो आपको अभी वो पैसा मिला नहीं है, तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा अपना डेटर्स का, वो व्यक्ति हैं जिनसे आपको पैसा लेना है, ठीक है, माल तो बेच दिया पर पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा डेटर्स का। अब यहां एक चीज और समझने की है, जब भी कभी सेल की बात की है, मैंने आपको बताया था 3 चीजें ध्यान में रखनी है, एक कॉस्ट क्या है, ठीक है, एक सेलिंग प्राइस क्या है, ठीक है, और एक प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं मिलेंगे, तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये 3 चीजें चाहिए हमें क्योंकि ये तीनों ही जाएंगी। तो अगर देखें तो देखिए, अब देखिए वहां पे अगर हम देखें तो कॉस्ट दिख रही है हमें कितनी 25, तो हम कॉस्ट में लिख देंगे 25। सेलिंग प्राइस देखें तो 36 है, तो सेलिंग प्राइस में लिख देंगे 36। तो दिख रहा है कि कॉस्ट अगर 25 है और 36 में मैं उसको बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रॉफिट कितने का, 11,000 का। तो अब ये फिगर्स 3 फिगर्स हैं हमारी, ये तीनों ही हमारे अकाउंट्स में या हमारी इक्वेशन में आएंगी। कैसे कैसे आएंगी बस अब ये समझना है। जो ये कॉस्ट होती है ये गुड्स में से माइनस होगी। कॉस्ट कहां से माइनस होगी, कॉस्ट कहां से माइनस होगी, गुड्स में से। सेलिंग प्राइस क्या होगा, या तो आपके पास कैश आया हो तो कैश में प्लस होगा, नहीं तो डेटर्स में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कहां जाता है, कैपिटल में। तो अगर प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट है तो प्लस करना है आपको, और अगर लॉस है तो आपको माइनस करना है। अभी मेरे केस में प्रॉफिट है, ठीक है। ऑब्वियसली जब बेचोगे तो ये तो जो भी हो, कैश और डेटर प्लस की ही आइटम है, गुड्स हमेशा माइनस होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे साइन विद उनका कहाँ इफेक्ट जाता है वो भी बता दिया है। अगर ये चीजें आपने समझ ली और इस तरीके से कर लिया तो कभी भी गुड्स सोल्ड वाली एंट्री आप गलत नहीं करेंगे। तो अब 25,000 मेरी गुड्स माइनस हो रही हैं, 36 के मेरे डेटर्स बन रहे हैं, और 11,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इसका अब इफेक्ट है। तो अब आशा करता हूं कि आगे इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आए तो मुझे उतना डीपली नहीं आपके सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि ये अमाउंट यहाँ पर कैसे कैसे लिखे गए हैं।
टोटल कर कर देखोगे अभी तो ये दोनों साइड अभी भी क्या आ रही होंगी, इक्वल आ रही होंगी। ठीक है, 6,61,000 का टोटल है जो आना चाहिए और आएगा। तो चलो 3 और 2 5 होते हैं, 6 25, 6 25 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 6 61, उस तरफ का टोटल 6 61 है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आई वो पेड इंश्योरेंस की है। तो देखिए इंश्योरेंस वर्ड पढ़कर भी हमें यही समझना है कि क्या ये एसेट है या ये एक एक्सपेंस है। पेड वर्ड समझ में आया सबसे पहले, तो जो पेड समझ में आया तो मुझे ये पता चल गया कि मैंने पैसा दिया है तो मैं कैश में से तो माइनस कर देता हूँ, पहला इफेक्ट हो गया। अब इंश्योरेंस एसेट है या एक्सपेंस है, क्योंकि पेमेंट जब भी होती है तो या तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ हमें पता चला कि देखिए इंश्योरेंस जो की जाती है वो इसलिए की जा रही है कि जिससे हम अपनी जो रिस्क है उसको कवर कर सके, और जितने समय के लिए मैंने दिया है उतने समय तक चलेगा, ये बार बार यूज नहीं होगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ये एक एक्सपेंस है। और अगर ये एक्सपेंस है तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था या उससे पहले वाली में कि एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो किसी भी एक्सपेंस की ट्रीटमेंट यही होती है कि कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। इस बेस पर हम क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग। अब रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब जब यहां पर भी हमें यही समझ में आता है, रेंट पड़ा तो पहचानना है एक्सपेंस है या एसेट है। तो पहचानने पर पता चलता है कि ये एक एक्सपेंस है। अब आउटस्टैंडिंग वर्ड लिख दिया तो आउटस्टैंडिंग का मतलब आपने पेमेंट नहीं, आपको देना था पर आपने नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब जब नहीं दिया तो आपकी लायबिलिटी बन गई। ठीक है, तो एक इफेक्ट तो यहां हो गया लायबिलिटी में। ठीक है, और दूसरा क्योंकि वो एक्सपेंस तो है ही, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस नहीं है, आपने दिया नहीं वो अलग बात है, आप इसको यूज भी कर चुके हो, तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने इसका यूज कर लिया है, तो इसलिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली है कहां से माइनस होगा, हमारी कैपिटल में से। इसके दोनों इफेक्ट लायबिलिटी पर है, एसेट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसका इफेक्ट सिर्फ लायबिलिटी साइड पर पड़ता है, उसका हमारी एसेट से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये उसका एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल सिर्फ हमारा एसेट्स लायबिलिटी साइड पर इफेक्ट डाल रहा है, इससे हमारी जो एसेट साइड है वो अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताओ जिसका इफेक्ट सिर्फ एसेट साइड पर आता है, तो आपको ऐसी भी मिलेंगी जैसे ये था बिल्डिंग परचेज करना। ठीक है, ऐसी भी मिलेगी कि वो दोनों तरफ माइनस हो रही हो तो एक्सपेंस है। तो आप यहीं से अगर आपने प्रैक्टिकल ढंग से सीख लिया तो आप उन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने एक एसेट को यूज किया और यूज करने से उसकी वैल्यू डाउन हुई, तो उस वैल्यू डाउन को ही हम डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अब देखिए डेप्रिसिएशन जब आप लगाओगे तो किस पर लग रहा है, वो बिल्डिंग पर।
तो बिल्डिंग की ही कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी? 8000। तो मैंने अपनी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर 192 कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पैसा दिया आपने? तो नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है पैसा, आपने कहीं किसी को पेमेंट थोड़ा की है। अब फिर तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या जाए, तो डेप्रिसिएशन क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन मेरी जब क्योंकि एक एसेट डाउन जा रही है तो वो एक लॉस के रूप में ट्रीट किया जाता है, और जब ये लॉस के रूप में ट्रीट होता है तो ये कहां से माइनस होगा? हमारी कैपिटल में से। तो इसका इम्पैक्ट कहां पड़ता है? हमारी कैपिटल पर। तो 8000 यहां से माइनस, 8000 वहां से माइनस, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है ये वाली भी। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज जहां आ जाए वहां वो क्या बन जाती है? कमेंट कर कर बताइए। कमेंट कर कर बताइए कि क्या बन जाती है। पर्सनल यूज जब आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? जल्दी से एक्टिविटी पार्टिसिपेट कीजिए। कैश अगर विड्रॉ हो फॉर पर्सनल यूज तो वो क्या कहलाएगा? अभी आप 5 लाइव हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि कौन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज में जब पर्सनल यूज वर्ड आता है तो क्या कहलाता है? चलिए आप बताइए, मैं तो इसकी एंट्री करता हूं। ठीक है जतिन, वेरी गुड। जतिन ने आंसर दे दिया है कि वो ड्राइंग कहलाती है। अब एक वर्ड आया कि कैश, तो कैश में से माइनस, दूसरा ड्राइंग तो कैपिटल में से माइनस। तो ये इसका इम्पैक्ट है कि अगर ड्राइंग हो और कैश में हो तो आप कैश में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस करेंगे। टोटल जरूर हर एंट्री के बाद आप चेक करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हुआ? रिसीव्ड। हमने पैसा रिसीव कर लिया तो आप उसको यहां पर प्लस कर देंगे। अब ये वर्ड लिखने की वजह से रेंट मेरा जो है इनकम, क्योंकि रेंट रिसीव कर रहे हो तो ये इनकम है आपकी, रेंट पे कर रहे होते तो क्या होता? एक्सपेंस। तो अभी क्या है? वो इनकम। अब इनकम वो इसलिए नहीं कहला सकती क्योंकि वो एडवांस वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इस पीरियड से बिलोंग ही नहीं करती, और जब वो इस पीरियड से बिलोंग नहीं करती तो वो मेरी एक्सपेंस या इनकम नहीं बन सकती। तो फिर ये क्या है? आपने पैसा ले लिया, अब इसके अगेंस्ट आपको सर्विस देनी है, तो आपको कुछ देना है, तो इसलिए वो अपने आप ही क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है, और लायबिलिटी होने की वजह से वो कहां पहुंच जाएगी? लायबिलिटी में प्लस हो जाएगी। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी इतना मैं इस पेज पर कर पा रहा हूं।
अब इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ अगर होता है, बट नहीं, सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब तो जो 2 एंट्री बचती है वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि स्पेस अभी इसमें इतना नहीं है कि मैं उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट। तो देखिए एक तो वर्ड हमारे सामने पेड आया तो वो कैश में से माइनस होगा, और दूसरा है हिमानी। हिमानी से देखो, हिमानी से क्या कर रखा है आपने, गुड्स खरीद रखी है इस एंट्री में, तो इसका मतलब वो कहाँ है, यहाँ है लायबिलिटी में। अब आप उसको जितनी पेमेंट कर रहे हो वो उसकी लायबिलिटी में से माइनस कर दो। तो इस एंट्री का इफेक्ट है, अगर मैं इस एंट्री का इफेक्ट देखूं, इस एंट्री का इफेक्ट ये है कि एक तो ये कैश में से माइनस होगी, कैश में से माइनस होगी, और दूसरा इफेक्ट है कि लायबिलिटी में से भी माइनस ही होगी। तो दोनों जगह इसका इफेक्ट क्या रहेगा, कैश में से भी माइनस और लायबिलिटी में से भी माइनस। अब आती है लास्ट है कि कैश रिसीव किया आपने आशु से। तो आशु को देखो आपने गुड्स बेच रखी है, तो आप कैश प्राप्त कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो पहला इफेक्ट कहां होगा, कैश में, क्या होगा, प्लस। दूसरा आशु क्या है आपका, डेटर है, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा हमारा, डेटर्स में। डेटर्स क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, डेटर में से माइनस कर दोगे, जितना अमाउंट है उतना। फाइनल सेटलमेंट नहीं है, तो यहां पर भी 36 लिखा है, ये कहीं से नहीं है कि पूरी सेटलमेंट हुई है, तो आप 36 नहीं माइनस करेंगे, जितना लिखा है उतना करेंगे। सेम बात हिमानी के लिए। इस क्वेश्चन की ये ट्रांजैक्शंस है हमारी। इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अब याद आ रहा है कि ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि ये आपको करना है। कोई नहीं, उसकी सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, अगर आपने कर लिया हो तो आप टैली कर लीजिएगा उसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन और है, तो इसमें भी कई सारी एंट्रीज हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। मेरे जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के हैं, तो अगर आपको देखने में या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से इनको देख लेना। बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट हुआ तो कैश मेरे पास आया 1,20,000, मैं यहां लिख दूंगा, और यही मेरी कैपिटल बन जाएगी। रेंट रिसीव्ड अभी की थी, बस वहां पर वर्ड उसके साथ क्या लगा दिया था उन्होंने, एडवांस, तो इसलिए वो करंट ईयर की नहीं मिली थी। अब की बार ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, तो ये मेरी इनकम है। अब वो इनकम है तो देखो, एक तो आपको पैसा मिल रहा है, कैश में प्लस करो। दूसरा, अब इनकम है तो कहां जाएगी, कैपिटल में, और क्या होगी, यहां पर भी प्लस होगी। तो एंट्री का इफेक्ट इन्हीं दो चीजों पर पड़ेगा जो ऑलरेडी मेरे पास अभी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट, ये न्यू इक्वेशन बन गई यहां पर। नेक्स्ट है इन्वेस्टेड इन शेयर। देखिए नाम से पता चल रहा है कि मैं बिजनेस तो नहीं करता शेयर का, पर मैंने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमें ये बताती है कि मेरी एसेट है, क्योंकि इससे मुझे पैसा भविष्य में मिलेगा। ठीक है, यहां से मैं कुछ ना कुछ क्या करूंगा, जनरेट ही करूंगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और उस इन्वेस्टमेंट के कॉलम में जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो डाल देना पड़ेगा। और क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि क्या किया होगा, पैसा तो दिया ही होगा ना, जब भी तो इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो आप कैश माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपका 80,000 का कैश रह जाएगा और 50,000 की आपकी शेयर की इन्वेस्टमेंट। यहां इसका कोई इंपैक्ट नहीं, तो यहां ये 130 ही चलती रहेगी। आपकी एक और न्यू इक्वेशन बन गई।
नेक्स्ट आया रिसीव डिविडेंड। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट की है शेयर पर तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट में शेयर। तो जो 50,000 मैंने उस पर्टिकुलर किसी इन्वेस्टमेंट शेयर में की थी उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है इनकम के रूप में, तो ये अपने आप ही क्या बन गई है मेरी इनकम। अब ये इनकम क्यों है और वो एसेट क्यों थी, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर की है, बार बार मिलेगी आपको, रीअकरिंग है, बार बार मिलेगी, तो इसलिए इनकम कहलाती है। अब इनकम है तो अब ऑब्वियसली हमें पता है कि इनकम कैपिटल में प्लस होती है, और क्योंकि आपको अमाउंट मिल रहा होगा तो आपको कैश में भी प्लस करनी पड़ेगी। शेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, शेयर की वैल्यू को ना ये डाउन करेगी और ना ही ये अप करेगी, ठीक है। वेरी गुड जतिन। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रागनी। न्यू इक्वेशन बना लीजिए यहां पर। बताइए मुझे जल्दी से टाइप कर कर कि क्या होगा परचेज गुड्स फ्रॉम रागनी से। तो जतिन ने ही आंसर दिया है, एक जतिन ही है जो जब से आंसर दे रहा है हर का। जतिन ने टॉपिक शायद अच्छे ढंग से क्लियर कर रखा है। जतिन के अलावा भी आंसर दे। परचेज गुड्स फ्रॉम रागिनी। तो गुड्स एक कॉलम बनेगा क्योंकि गुड्स आपके पास आई हैं। अब गुड्स एक एसेट के रूप में रहेंगी जब तक मैं उनको बेच नहीं देता या मैं उनको कहीं और यूज नहीं कर लेता। और कैपिटल में प्लस नहीं होंगे अभिषेक। ये गुड्स पे रागनी पे अगर वो साइलेंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पैसा अभी देना है, तो आपको एक लायबिलिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा जहां पर आप वो उधार जो आपके ऊपर है जिसको हम क्रेडिटर के रूप में जानते हैं वो शो करना पड़ेगा। तो ये ट्रीटमेंट है परचेज गुड्स फ्रॉम रागनी से कि आपको लायबिलिटी में एक कॉलम बनाना पड़ेगा, 35,000 वहां लिखना पड़ेगा और गुड्स में प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से फिर देखें तो हमारा जो टोटल है वो टैली होना चाहिए तीनों का, दोनों साइड का, और इस तरफ की तीनों आइटम उस तरफ की दोनों आइटम से। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका पढ़ो और मुझे आंसर बताओ, और आंसर सब देंगे, गलत कोई दिक्कत नहीं होती। गलत का मतलब अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए आप आंसर सारे दें जितने भी हैं। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। बताइए इसकी क्या ट्रीटमेंट है। मैं इसलिए ट्रीटमेंट कर रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए। जतिन जिस एंट्री पर है उस पर रहो, तुम आंसर नेक्स्ट एंट्री का दे रहे हो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो। अभी जो एंट्री है उस पर रहो, सोल्ड गुड्स वाले की ट्रीटमेंट नहीं बतानी अभी। अभी मैं पूछ रहा हूं परचेज गुड्स फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, इसकी ट्रीटमेंट बताओ। कैश माइनस, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो कैश लिखा है और पेड भी लिखा है तो ये पता चलता है कि कैश माइनस हो रहा है, कर दिया। दूसरा इफेक्ट, हाउस होल्ड से आप क्या समझते हैं? हाउस होल्ड का मतलब पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग। तो आपको कहां से माइनस करना है? वो कैपिटल में से, ड्राइंग है वो। नेक्स्ट आती है जिसकी जतिन ने ऑलरेडी बता चुका है, वो सोल्ड गुड्स। अब यहां मुझे तीनों चीजें निकाल कर बताओ, अमाउंट बताने हैं।
करना क्या है वो इजी है, सोल्ड गुड फॉर कैश है, ठीक है। तो वही तीन चीजें, सबसे पहले कॉस्ट, फिर सेलिंग प्राइस और फिर प्रॉफिट या लॉस, ये तीन चीजें चाहिएंगी। इन तीनों चीजों के अमाउंट मुझे बताओ। कैश है तो कैश में प्लस होगा जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। कैश में माइनस बेटा नहीं होगा, गुड्स बेच रहे हो, पैसा आएगा जाएगा आपके पास से, अभिषेक ने कहा है। जब आप गुड्स बेचोगे मैं अभी इस वाली एंट्री पे हूं, देखिए जिस पर हूं उसके आंसर दो। आप आगे पीछे के आंसर देंगे तो वो टैली नहीं होगा। अमाउंट के साथ बताओ जिससे मुझे भी पता चले कि आप किस ट्रांजैक्शन पर हैं। जतिन ने बता दिया, कैश बताया, गुड्स बताया और उसके साथ वो भी बताया कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो जतिन के आंसर बिल्कुल ठीक अभी वो दे रहा है, पर मैं चाहता हूं कि जतिन के अलावा दो। देखो कॉस्ट, देखो कॉस्ट कितनी है 10, वो 10 यहाँ आएगी। सेलिंग प्राइस कितना है 14, वो यहाँ आएगा। अब 14 10 की चीज को 14 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट यहाँ आएगा, ठीक है। अब जब ये तीन चीजें फिगर आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक करण यादव ने सही कहा कि प्रॉफिट में 4000 का प्लस होगा क्योंकि वो प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस होगा। ये कैश में आ रहा है, कैश में प्लस, और गुड्स मेरे पास से जा रही हैं 10,000 की, तो वो 10,000 यहां से माइनस होंगे। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होगी। $14,000 कैश आपका बढ़ जाएगा। 35 में से आप 10,000 की गुड्स को माइनस कर देंगे क्योंकि वो आप बेच चुके हो, और कैपिटल में आप प्रॉफिट को बढ़ा दोगे। $4,000 टोटल हर बार चेक करना है। अब आता है कैश पेड टू रागिनी, जैसे लास्ट में आया था पिछले वाले क्वेश्चन में, पे किया गया था उस क्रेडिटर को जिससे मैंने माल खरीदा है। अब देखिए पेड वर्ड आया है तो ये तो पता चल गया कैश जा रहा है मेरे पास से, तो आप कैश को कम कर दो, पहला इफेक्ट। अब रागिनी का आप रागिनी का क्या संबंध है आपसे, रिलेशन क्या है, क्यों उसको पैसा दिया, ये हमें समझना है। तो देखें अगर हम ऊपर जाकर, तो देखिए ये वो एंट्री है जहां से हमें रागिनी का रिलेशन समझ में आता है। रागिनी से हमने गुड्स खरीदी 35,000 की और वो यहां लिखी थी। अब कहा गया कि उसको पेमेंट कर दी गई, ठीक है। तो अब 35 वहीं से माइनस करो जहां पर उस लाइबिलिटी को क्रिएट करा था जब आपने रागिनी को से गुड्स खरीदी थी, तो ये नील हो जाएगा उस तरीके से। अब आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, आपने पेमेंट उनको दे दी। ये स्टैंड वो था। अब डिपॉजिट इनटू बैंक, ये एंट्री यहां पर या तो मेरे टोटल गलत हो गए हैं या कुछ हुआ है, अभी मैं एक बार चेक कर लूं। एंट्री की ट्रांजैक्शन की इफेक्ट ये है कि आपको बैंक में एक कॉलम खोलना पड़ेगा और जितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो उतना वहां लिखना पड़ेगा। देखो तो अभी 20,000 लिखा है तो मुझे 20,000 यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब डिपॉजिट मैं करूंगा तो कैश में से करूंगा, पर मेरे हिसाब से कैश अभी सिर्फ 19,000 बचा हुआ है, तो 19 में मैं 20 कैसे जमा कराऊंगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देख लेता हूं इस बार कहीं टोटल गलत ना हो गया हो। रिसीव डिविडेंड पर टोटल गलत हुआ मेरा,
यहाँ से आगे वाले सारे अमाउंट जो हैं वो अब गलत हो जाएंगे, तो मैं उनको एक बार रब कर रहा हूँ। ये 85 होगा, अब हम 20,000 का कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये थी इसकी ट्रांजैक्शन टोटल। उसके बाद हम निकाल लेंगे, किसी और ट्रांजैक्शन पर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। बैंक का कॉलम खुलेगा, कैश में से माइनस होगा। तो ये इस क्वेश्चन का इम्पैक्ट था और इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट था, और ये हमारा ये क्वेश्चन भी एंड होता है। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, लेंथी जरूर है पर आप कर सकते हैं, और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, करा करो सब बच्चे, जतिन के अलावा भी। दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो अब तक हमने किया उससे कहीं ना कहीं बाहर जा रही हो। एक नीचे 8th क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड लिखा होगा आपका एन पर, तो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब होता है नई कैपिटल लगाई, कैश में प्लस कर दो, कैपिटल में प्लस कर दो, ये उसका इफेक्ट है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। आज की क्लास को अब एंड करते हैं, आपकी दूसरी क्लासेस भी चल रही होंगी। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दूं और फिर क्लास को एंड करते हैं। ये क्वेश्चन है एक तो जो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8, और एक ये क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9। अब आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।